नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com की खास पेशकश रखवाले। 27 जून 2021 को वो पहला दिन था जब भारत पे एक आम ड्रोन से हमला हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ये दो ड्रोन्स रात को पहुंचे, सुबह सुबह का समय था और दो चार्जेस वहां पे उन्होंने डिलीवर किए। और जितनी जानकारी अभी तक बाहर आई है, जान का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन माल का नुकसान हुआ है। और उससे बड़ी बात है वो संदेश जो ये हमला लेकर के आता है हमारे लिए एज अ कंट्री और हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत दिन बाद वापस दोनों हमारे एक्सपर्ट्स हैं, संदीप उन्नीथन और शिव अरूर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों। धन्यवाद। थैंक यू निखिल। संदीप से पिछले बार हमारे व्यूअर्स मिल लिए थे, शिव आपसे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आप कैसे हैं? आपके घर में आपका परिवार कैसा है? आई एम फाइन निखिल, थैंक यू वेरी मच। और आपसे भी बहुत दिनों के बाद मिलकर खुशी हो रही है। सो वेलकम बैक टू यू आल्सो निखिल। आप भी गए थे, यू वर आउट ऑफ टाउन, तो आई एम श्योर ऑल योर व्यूअर्स आर आल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू एंड संदीप बैक। अरे बहुत गालियां आई हैं, मतलब बहुत शिकायत लोगों ने की है कि बीच बीच में तुम लोग चले कहाँ जाते हो, तुम लोगों का हो क्या जाता है, चालू करना है तो ढंग से करो। खैर, उनका हक है हमारे व्यूअर्स का जो वो डांट लगाते हैं हमको। सिर्फ पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी एयरफोर्स में बात होती रहती है, आज आपके एयर चीफ से भी बात हुई है। आपके पास क्या जानकारी है कि 27 जून की सुबह क्या हुआ? देखो निखिल, एक चीज ये बिल्कुल साफ है कि इंडियन एयरफोर्स और बाकी सारे जो एजेंसियां हैं जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये एक टेरर अटैक मान के चल रहे हैं। और 3 दिन अभी तक हो गए हैं और अभी तक जो मोडस ऑपरेंडी था, कैसा ड्रोन था, क्या एक्सप्लोजिव था, रफली कि क्या फ्लाइट पाथ था ये ड्रोन का, ये सब अभी तक ये सब जानकारी अभी तक सुपरफिशियली हासिल हो गई है, लेकिन एक डीप इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये एक टेरर अटैक माना जा रहा है। जैसे संदीप ने काफी डिटेल में लिखा है इंडिया टुडे मैगजीन में भी, और अगर वो हमारे व्यूअर्स भी पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि ये एक बहुत सिंपल ड्रोन था, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड मिशन था, कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज था, क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन एक मामूली एयरफोर्स स्टेशन नहीं है, ये एक फ्रंटलाइन एयरबेस है। वहां पर भी काफी इक्विपमेंट, सेंसर्स और डिफेंसेस मौजूद हैं। तो ये सब जो डिफेंसेस है उनको पेनिट्रेट करना तो आसान चीज नहीं है, और ये सक्सेसफुली काफी सफलता से हुई है। तो ये एक बहुत गंभीर बात है, और इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन एक मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है निखिल। दो तीन काफी गंभीर सवाल उठते हैं। वो ये है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन और काफी सारे जो फ्रंटलाइन एयरफोर्स स्टेशन में एंटी ड्रोन डिफेंसेस की उपलब्धि और ऑलरेडी थी, वो डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी था, लेकिन वो शायद रेडी नहीं थे या एक्टिवेटेड नहीं थे। उसके ऊपर कुछ सवाल अभी भी उठेंगे। दूसरा सवाल, क्या हम ऐसे ड्रोन अटैक्स को डिफेंड कर सकते हैं? और ये भी संदीप ने काफी डिटेल में लिखे हैं इंडिया टुडे मैगजीन में, और उसका एक शॉर्ट जवाब ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव 100% डिफेंस कभी भी नहीं हो सकता है निखिल। लेकिन अभी भी ये एक ट्रांजिशन, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ये ड्रोन अटैक जो जम्मू में हुआ है उसके बारे में जानकारी जो है वो ट्रांजिशन में है, वो डेवलप हो रहा है। और ये भी साबित हो गई है कि जम्मू में जो हुआ है वो एक वन ऑफ केस नहीं था, शायद वो टेस्ट केस था, एक टेस्ट रन हो सकता था, या फिर एक बहुत एक लो रिस्क लो इन्वेस्टमेंट अटैक शायद था कि टेस्ट करे कि इंडिया का डिफेंसेस कैसे हैं, प्रेपरेशंस कैसे हैं, टू टेस्ट द लेयर्स ऑफ डिफेंस। ये सब तो अभी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है निखिल। संदीप, मैंने आपका पीस को पढ़ा है जिसको शिव रेफर कर रहे थे, और हमारे व्यूअर्स के लिए हम उसको डिस्क्रिप्शन में डालने भी वाले हैं, उसको लिंक करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि जितनी जानकारी आपको आपके सोर्सेस से मिली है, एक तो जो शिव ने बताया, आप उसमें क्या क्या चीजें ऐड करना चाहेंगे, 1 और 2,
एक 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 जिसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जिससे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट डरता है, कर सके तो। लेकिन इस हमले में उतना ज्यादा इससे चौंकने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम कम से कम 3 सालों से देख रहे हैं कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में नॉन स्टेट एक्टर्स हों या टेररिस्ट हों, इस तरह के हमले कर रहे हैं, और हम इस तरह के थ्रेट से, हमको 3-4 दशक हो रहे हैं पाकिस्तान से डील करते हुए, इन कश्मीर जहां का हिस्सा जम्मू है, जहां पे हमला हुआ है। तो मैं दोनों चीजें समझना चाहता हूँ कि उस दिन जो हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या जानकारी है। हम सुन रहे हैं कि शेप चार्जेस वहां पे इस्तेमाल हुए थे। शेप चार्जेस बनाना, ड्रोन पे माउंट करना और डिलीवर करना, कि ये कितनी बड़ी ये कितना बड़ा कौशल है अगर हमारे किसी एडवर्सरी के पास में है इतनी चीप टेक्नोलॉजी के साथ, तो वन। और दूसरा, ये मैसेज के लेवल पे किस तरह का। निखिल, पहली बात यह है कि हमें नगोर्नो कराबाख या यमन या सऊदी अरेबिया में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब और जम्मू में पिछले 2 साल से कई सारे ऐसे ड्रोन्स आते रहे हैं, कार्गो ड्रॉप्स होते आ रहे हैं, आर्म्स एमिनिशन हथियार ड्रॉप कर रहे थे। 2 साल से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को पता था कि ऐसा हो रहा है, और एक तरह से इसे नॉर्मलाइज किया गया कि ये तो आम बात हो गई है। देखिए, ड्रोन आ गया, हथियार ड्रॉप कर दिया, चला गया या गिर गया या क्रैश हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। किसी ने ऐसे बैठ के एसेस नहीं किया कि आज उन्होंने ऐसे किया है, इसको ड्रोन एक कार्गो एयरक्राफ्ट की तरह यूज किया है, कल उसे बॉम्बर के कन्वर्ट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से उन्होंने ऐसा किया एक इस हमले में। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को, ये ड्रोन ही नहीं है, इसके पेलोड पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ड्रोन कोई भी फ्लाई कर सकता है। आप और हम इसे खरीद सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, इलीगली भी फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो पेलोड है, इसके नीचे जो बम फिट किया जाता है, वो एक बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड चीज है। ये आम लोगों के पास नहीं है इस तरह के स्किल्स। मैं कहना चाहता हूँ कैसे इसको फिट किया जाता है। पहले आप उसे लॉन्च करते हैं, वो एक्सप्लोजिव एक हाइट से गिरती है, करीब 100 मीटर। गिरने के बाद एक इम्पैक्ट फ्यूज रहता है उसके पास, जिससे वो जैसे वो स्ट्राइक होता है एक्सप्लोड कर देते हैं। और यही नहीं, इसी जो पहले वाला हमने देखा है, एक आरसीसी स्लैब को छेद किया वो था तस्वीर उस हम ड्रोन दिखाएं। ने, इस बॉम्ब ने। और वो जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स ने इसको देके, जिससे मैं बात कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल ऐसे इसको सिमुलेट किया और उन्होंने कैलकुलेट किया कि क्या क्वांटिटी एक्सप्लोसिव चाहिए होगा इस तरह के डैमेज करने के लिए। उनका कहना है, एक ग्रुप कहता है कि 5 किलो की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये शेप चार्ज है। दूसरी ग्रुप जो कहती है कि नहीं, ये एक्चुअली एक एक्सप्लोसिवली फॉर्म पेनिट्रेटर है जो उन्होंने यूज किया, क्योंकि वहां पे कम एक्सप्लोसिव की जरूरत पड़ेगी आपको, 2 किलो। जो भी हो, ये एक बहुत ही एक डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है कि जैसे मैं कह रहा था, ड्रोन तो आम लोगों के पास है, आतंकवादियों के पास भी है, लेकिन इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, एक्सप्लोजिव्स बनाने की जो एक्सपर्टीज है, ये आम लोगों के पहुंच के बाहर है। इसलिए मैं समझता हूं इसमें कोई स्टेट एक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। हम पूरी तरह से इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की जो कटिंग हुई है, वो आरसीसी स्लैब को जिस तरह से छेद किया गया, ये कोई आम सुतली बम या कुछ नहीं है, ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोजिव है। और एक तरह से एक मैसेज कन्वे करने के लिए ये किया गया है। बाकी जो डिटेल्स हैं, मैं जानता हूं कहाँ पे ये ड्रॉप हुआ है, कैसे किस तरह के डैमेज किया, लेकिन मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लोग देख रहे हैं और हमें बताया भी गया है कि ऐसे इसको डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि ये बॉम्ब डैमेज असेसमेंट जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लोग जानना चाहते हैं कौन से बिल्डिंग में कहाँ पे हमने गिराया या कैसे मिस किया है, जिन्होंने भी प्लान किया हो इस तरह की जो इंसिडेंट को। लेकिन ये बहुत ही एक सीरियस डेवलपमेंट है निखिल, और मैं समझता हूँ कि जो पूरी देश की, जो भी एक बार ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारे पैनिक परचेजेस करने लगते हैं, ये खरीदो वो खरीदो, ऐसे में हमके सोच समझ के वी शुड एक्चुअली मेक अ स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट आवर दिस थिंग। ये थ्रेट जो है हम ही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे इसको फेस कर रहे हैं। यूएस भी फेस कर रही है, वेस्टर्न यूरोप में भी फेस किया जा रहा है इसको। इजराइल तो काफी सालों से इसे जूझ रही है, सऊदी अरेबिया ने कुछ साल पहले इसको ये किया। तो इट इज अ ग्लोबल थ्रेट अभी, जो चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर के पास हो या स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करके ऐसे कर रहे हैं। और हमें एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है।
ज्यादा सतर्कता की जरूरत पड़ेगी। एयरबेसिस के विसिनिटी में बिल्डिंग्स पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, उस तरह के जो हमें नॉर्मल जो प्रिकॉशन है वो सब जारी रखने की जरूरत है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले इसी जम्मू की एयरबेस पे एयरफोर्स अथॉरिटीज ने एक अलर्ट जारी किया था। उनको लगा कि इस तरह के ड्रोन्स यूज किए जा सकते हैं अटैक के लिए, इसीलिए उन्होंने सिविल पुलिस के साथ, लोकल पुलिस के साथ मिलके एक तरह से एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया था। वहां पे पुलिस वालों को बताया कि ड्रोन किस तरह के होते हैं, इसके क्या आकार है, इससे क्या कैपेबिलिटीज है। लेकिन शायद उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा कि इस तरह की एक एयरफोर्स बॉम्बिंग मिशन की तरह कोई इस ड्रोन को यूज कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो डेवलपमेंट है जम्मू एयरबेस के अटैक में, बहुत सीरियस है और नॉर्मल आर्म अटैक्स के कंपैरिजन में एक बहुत ही अलग लेवल की एक अटैक है और हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं शिव से ह्यूमन एलिमेंट पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक क्विक कमेंट में संदीप आपसे चाहता हूँ। शिव ने कहा, और मैं एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया के साथ में शिव का जो इंटरव्यू हुआ है मैंने वो भी देखा, उसमें एयर मार्शल भी यही कह रहे हैं, एयर चीफ मार्शल, कि हमारे पास में टेक्नोलॉजीज हैं, हम कुछ को परफेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ डिप्लॉयड भी हैं, और आने वाले समय में ये ज्यादा प्रिसाइसली काम कर रही होंगी। शिव ने भी हिंट किया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलप थी, एक्टिव थी, नहीं थी, ये एक प्रश्न चिन्ह है इस सवाल पे। मैं आपकी टिप्पणी इस बात पे चाहता हूँ कि जब से ये अटैक हुआ 27 जून से, उसके बाद से जो हम वेटरन्स को बात करते हुए देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो बाकी जो ब्लॉग्स वो लोग लिखते हैं, उन्होंने बहुत जगह हिंट किया है कि ये अब जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले 27 जून से पहले तक के आप सिर्फ पैरामीटर्स के बारे में सोच रहे थे, आपकी कल्पना में ड्रोन्स थे नहीं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं। क्या सत्य इन दोनों चीजों के बीच में है? आपको क्या लगता है? निखिल, मुझे लगता है कि बहुत सारी ये रिपोर्ट्स, डिस्कशन सब हो रहे थे गवर्नमेंट में 2 साल पहले। काफी सारे टेक्नोलॉजीज आए, जैसे एयर चीफ ने आज शिव को बताया इंटरव्यू में कि हमारे जो ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम्स थे वो कई और बेसिस पे लगाया, इस बेस पे नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको स्टडी कर रहा था, ये जो आतंकवादी या जो भी ग्रुप था, उन्होंने देख लिया कि वल्नरेबिलिटी कौन से एरियाज पे है और ठीक उसी जगह पे जाके उन्होंने अटैक किया। तो एक तरह से अवेयरनेस था कि ड्रोन्स ऐसे यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है निखिल कि हम ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, हमेशा रिएक्टिव रहते हैं। जब तक कोई टेक्नोलॉजी आके हमारे सामने बम नहीं फटता है, तब तक कोई जागता नहीं है। और ये किसी भी चीज में आप देख लीजिए, सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन क्राइसिस की थोड़ा एक अलग सा एक एग्जाम्पल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन पिछले साल लोगों को पता था, सरकार को ये भी पता था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, इसलिए बहुत सारा वो इंपोर्ट करने वाला थे, 1 लाख टन ऑक्सीजन। लेकिन जब फर्स्ट वेव सबसाइड हो गया तो मतलब एक तरह से एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई सरकार में, उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। तो इसीलिए अगर वो उस वक्त ऑर्डर करते तो शायद हमें इतना ये देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड वेव की जो ये हुआ था ऑक्सीजन शॉर्टेज, वो एक चीज है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम ज्यादातर रिएक्टिव रहते हैं, हमेशा प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज किए जा रहे हैं, ड्रोन्स हो या साइबर वॉरफेयर हो या फिर जैसे 26/11 के हमले जो हुए हैं, उस तरह के जो नए टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके, न्यू एंड ओल्ड को मैरी करके जिस तरह से डिप्लॉय किया जा रहा है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। और इसे हमें एक्चुअली ये बहुत सारे फॉरवर्ड थिंकिंग करने की जरूरत है। जैसे कि 2 साल पहले जैसे ही पंजाब में वो ड्रोन्स गिरने लगे थे, तब से उन्हें एक्चुअली अलर्ट होना चाहिए था। द फर्स्ट थिंग शुड हैव बीन प्रोटेक्टेड इज एयर बेसिस एंड वाइटल एरियाज वगैरह। तो इस तरह की जो हाई इम्पैक्ट, हाई विजिबिलिटी एरियाज जो टारगेट करना चाहते हैं, वो इस तरह के आर्मी बेसिस और जो भी खासकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो है, उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो एक सॉर्टी में आप कवर कर सकते हैं। शिव, संदीप ने एक हिंट ड्रॉप की है कि ये किस तरह की सोच हो सकती है इस हमले के पीछे, और वो कह रहे हैं कि ये संभावना है, एक प्रबल संभावना है इस बात की कि कोई स्टेट एक्टर इसके पीछे हो, या अगर स्टेट एक्टर नहीं भी है तो वो काफी जिसको कहते हैं काफी विस्तृत उसकी जानकारी रही होगी इस हमले की योजना बनाते हुए। मैं इसको थोड़ा नीचे, थोड़ा वाटर डाउन करके समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर
इसी तरह की तकनीक पे हमारे यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो भी अगर काम करने लग जाएं, और उनके लिए क्या ये थोड़ा आसान हो जाएगा? क्योंकि अभी ये स्थिति है कि आपको किसी को ट्रेन करके इंडोक्ट्रिनेट करके पंप करना पड़ता है, और वो जाकर के टकराता है तो माइटी इंडियन स्टेट से। अभी आपको एक रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, एक आपको खिलौना खरीद लेना है और आपको हमला कर सकते हो। आपको क्या लगता है, ह्यूमन एलिमेंट हटा देना इस तरह के हमलों से कितना खतरनाक बना देता है इस पूरे सिचुएशन को? Nikhil, very sorry, I just lost the beginning and middle part of your question. Can you just repeat it in brief? So, ह्यूमन एलिमेंट मैं पूरा ही बोल देता हूँ शिव। हमारा सवाल ये है कि संदीप ने हिंट किया है कि इसके पीछे हो सकता है कि कोई स्टेट एक्टर हो, अगर नहीं है तो भी वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड और काफी इन डेप्थ नॉलेज वाला कोई संस्था या कोई व्यक्ति है। मैं समझना चाहता हूं कि अगर हम वहां से आकर के इसे सिर्फ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समझें, जहां पे मिलिटेंट्स हैं, जहां पे आतंकवादी हैं और उग्रवादी हैं, और वो इस तरह की तकनीक को डिप्लॉय करने के बारे में सोचते हैं, तो क्या ये उनके लिए आसान नहीं बना देगा? क्योंकि अब तक के ये हो रहा था कि उन्हें किसी इंसान को ट्रेन करके, इंडोक्ट्रिनेट करके, ब्रेन वॉश करके भेजना पड़ रहा था, अब उन्हें सिर्फ एक खिलौना खरीदना। sorry, very very good question। और एक ट्विन सवाल है, ट्विन जवाब है इस सवाल का निखिल। सवाल नंबर 1 जो संदीप ने ऑलरेडी दिया है कि बिल्कुल ये सही बात है कि ये एक खिलौना है, ये आप कहीं से भी खरीद सकते हो। खान मार्केट में 8,000 रुपए देके क्वाडकॉप्टर खरीद सकते हो, आज भी खरीद सकते हो, कोई भी बैरियर्स नहीं है ऐसे ड्रोन्स को खरीदने में। लेकिन जो आर्मामेंट पेलोड जो है उस पे, वो काफी स्पेशलाइज्ड है। उसको रिमोट कंट्रोल ट्रिगर से डिप्लॉय करके अटैक करना, वो एक छोटा सा एक उसका वो एक प्रूफ है कि जो भी शख्स या संगठन था इसके पीछे, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो ऐसे ही एक हॉबी टेररिस्ट नहीं था, ये एक प्लान्ड सोच समझकर ये जो मिशन था वो माउंट हुआ था। लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर ऐसा जो मोडस ऑपरेंडी अभी वो प्रूव हो गया है, आपने डिप्लॉय करा है, आपने एक सो कॉल्ड प्रोटेक्टेड एयरबेस पर हमला ऐसे किया है, एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट और लो रिस्क करके, ऐसा आपने पूरा प्रूव कर दिया है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका सवाल अब ये है कि क्या ये ह्यूमन एलिमेंट को लेसन कर देता है, क्या ये जो स्टेट एक्टर्स या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत आसान कर देता है, कि जैसे आपने बताया कि इट रिमूव्स द नीड टू टेक अ ह्यूमन, उनको रेडिकलाइज करना, ट्रेन करना, बॉम्ब मेकिंग के स्किल्स इम्पार्ट करना, वो सब नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसा मैं बताऊंगा कि यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर ऐसे ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स जो इजीली अवेलेबल हैं, जो जिसको उड़ाने में स्किल्स नहीं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स नहीं चाहिए होता है, और इजीली अवेलेबल, एक्सेसिबल है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। क्योंकि वो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जेएनके में, उनके लिए भी एक लो रिस्क ऑप्शन होगा, है ना। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक क्लासिफाइड या सेंसिटिव चीज नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो सालों से चल रहा है। संदीप ने भी इसके बारे में लिखा है। आईसिस ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं इराक और सीरिया में, वो ग्रेनेड्स रिग करके वो इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जेएनके में, वो आईसिस के मोडस ऑपरेंडी के बारे में नहीं जानते हैं। जो रेडिकलाइजेशन होता है, जो ब्रेन वॉशिंग और स्किल्स ट्रेनिंग जो इम्पार्ट होता है पाकिस्तान की तरफ से, आई एम श्योर कि उनके पास भी जानकारी है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे होता है। वो ये बिल्कुल सही है कि ये जम्मू पे जो अटैक हुआ है वो अभी फर्स्ट टाइम हुआ है इनके साइड से, लेकिन उनको पता था कि ये कैसे होता है। तो मेरा जवाब is absolutely clear. It will definitely make it simpler for militant groups or terror groups to mount such attacks. और वो जो प्रेशर है इन ग्रुप्स पे निखिल, कि रिक्रूट करना, ट्रेन करना, डिप्लॉय करना, जो एक कैस्केडिंग रिस्क बनता है ऑन फैमिलीज, ऑन लोकल पॉपुलेशंस, वो काफी अलिविएट हो जाएगा।
शिव, एयर चीफ से जब आपकी बात हो रही थी तो एयर चीफ आपको बता रहे थे कि जिन सिस्टम्स के बारे में इंडियन एयरफोर्स विचार कर रही है और जो डीआरडीओ में अंडर डेवलपमेंट है, वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी इनको डिप्लॉय भी किया जाएगा। वो उन्होंने दो टर्म्स का इस्तेमाल किया, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। हमें चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब एयर चीफ कह रहे थे कि हार्ड किल और सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय की जाएंगी, तो ये क्या होंगी, और ये एक जनरल आइडिया क्या आप दे सकते हैं व्यूअर्स को कि ये किस तरह से ड्रोन्स को एंगेज करते हैं? निखिल, बहुत बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आप सॉफ्ट किल बताओगे तो बेसिकली इसका मतलब है कि एक इनडायरेक्ट सिस्टम जो ड्रोन को गिरा सकता है विदाउट एनी, कोई कोई उसको डायरेक्ट जाके मार के नहीं गिराना, लेकिन एक इनडायरेक्ट, जैसे कि एक जैमर सिस्टम या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, ऐसा ऐसा कुछ इनडायरेक्ट सिस्टम जो है, जो ड्रोन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स या उसको उसके प्रोपेलर्स को डिसरप्ट करे ताकि वो आसमान से गिर के वो पूरा टूट जाए। डायरेक्ट हार्ड किल का मतलब है कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे अगर आप किसी को ट्रेन करोगे टू यूज आइदर डायरेक्टेड एनर्जी या एक राइफल से हिट इट, और विद लो लेवल एंटी एयर सिस्टम, एयर डिफेंस गन से लेके ऐसा ऐसा काइनेटिक वेपन, क्या जो काइनेटिक वेपन बोलते हैं, एक्चुअली हिटिंग द ड्रोन विद गोला बारूद, दैट वुड बी अ हार्ड किल सिस्टम, जो जो इंटीग्रेट होगा एक सेंसर से, जो डिटेक्ट करेगा ड्रोन्स को और उसके ऊपर निशाना बनाएगा एंड हिट द ड्रोन। दैट्स अ हार्ड किल ऑप्शन, दैट्स बेसिकली द डिफरेंस। तो अभी जो हमारे पास हैं जो सिस्टम्स हैं, जैमर्स अभी भी लगे हैं। डीआरडीओ का एक सिस्टम है जो एक सॉफ्ट किल ऑप्शन है, जो डिप्लॉय हुआ है एक दो बार ड्यूरिंग रिपब्लिक डे, और अभी भी उसका ट्रायल्स भी चल रहे हैं। उसके बारे में संदीप विल आल्सो नो क्वाइट अ बिट ऑन दैट। लेकिन अभी जो जो सिस्टम्स जो कंसिडर कर रहे हैं फोर्सेस, वो दोनों टाइप के हैं निखिल, दोनों सॉफ्ट किल और हार्ड किल, दोनों टाइप के सिस्टम्स अभी अवेलेबल हैं। संदीप, जब शिव बता रहे थे तभी हमारे दिमाग में आया कि आपसे इस पर प्रतिक्रिया, जिस तरह शिव ने बताया कि उससे सुन के ऐसा लगा कि ये काफी निम्बल टेक्नोलॉजी, मतलब सुनने में सिंपल है लेकिन इसे करना बहुत, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके पास टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसको उसमें ओवरकिल वाला खतरा भी है कि आप कितना डिप्लॉय करोगे, कितने बेसिस पे लगाओगे, उसमें कितने एनर्जी और कितने रिसोर्सेस आप उसमें आप अपने इन्वेस्ट करेंगे। तो जो फिलहाल हमारे पास इस ड्रोन थ्रेट को एंगेज करने के लिए जो तकनीक है और जिस पे काम चल रहा है, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, क्योंकि निम्बल टेक्नोलॉजीज में भारत का जो पूर्व प्रदर्शन है, जो हमारा इतिहास, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, वन। दूसरा, आज सीडीएस जब बात कर रहे थे गौरव सावंत से, तब वो कह रहे थे कि अब पैराडाइम शिफ्ट वाली बात वो कह रहे थे कि अब ये होगा कि पहले ऐसा हो रहा था कि थ्रेट आपके पेरिफेरी से आ रहा था, अब ये होगा कि आपके इनडेप्थ एरियाज को पहले एंगेज किया जाएगा। तो अगर आपकी उस बात को हम मानते हैं जिसमें आप कह रहे थे कि ये किसी स्टेट एक्टर का काम हो सकता है, और हो सकता है कि वो आगे चल के इससे बड़ी किसी चीज की तरफ जाएं, तो क्या जो सीडीएस कह रहे थे कि उस तरफ पाकिस्तान या और कोई एडवर्सरी कदम बढ़ा चुका है हमारे खिलाफ पहले ही? निखिल, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं जो सीडीएस ने कहा। मैंने सुना है गौरव के साथ जो इंटरव्यू किया उन्होंने, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे जिस तरह से हमास रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं उस तरह के भी रॉकेट हमले हो सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है मानना इस वक्त, क्योंकि अगर टेररिस्ट ग्रुप सडनली इस तरह की जो टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं तो क्लियरली ये स्टेट इन्वॉल्वमेंट दिखा देगा। हमास को हमें याद करना चाहिए कि वो उनकी जो टेरिटरी है, गाजा पट्टी या दूसरे एरिया से वो लॉन्च कर रहे हैं, उनकी जो सेफ हेवेंस है, यहाँ पे टेररिस्ट के पास इस तरह के कोई सेफ हेवेंस नहीं है जहां से वो लॉन्च कर सकते हैं इस बड़े मात्रा में रॉकेट्स या वगैरह। एक आध कर सकते हैं, वो एक रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं या एक छोटी सी एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह से इजराइल में लॉन्च किए जा रहे हैं सस्टेन्ड बेसिस पे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है इधर। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि हम टोटली कॉम्प्लेसेंट हो जाए और बैठ जाए, जैसे कि 2019 में हमने किया। तो हमें एक्चुअली आगे सोच, ये हमें हमेशा वी शुड हैव सम काइंड ऑफ अ रेड टीम, और रेड टीम ये है जो बैठ के हमेशा वॉर गेम करते रहेगी कि एडवर्सरी के क्या मूव्स होंगे, अगले मूव्स क्या करेंगे, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई या शेप चार्जेस की टेक्नोलॉजी है, आगे चल के वो क्या कर सकते हैं
डिनायबिलिटी प्रिजर्व करने के लिए। ये हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो भी कर रहे हैं या स्टेट एक्टर्स जो कर रहे हैं, उसमें वो डिनायबिलिटी चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का हाथ दिखे इसमें या किसी और देश का हाथ दिखे। इसीलिए दे विल ऑलवेज पुट टेक्नोलॉजीज इन सच अ वे दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिनायबिलिटी। जैसे कि इस हमले में हमें बताया जा रहा है कि ये ड्रोन एक्चुअली डिड नॉट कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, इट एक्चुअली केम फ्रॉम विद इन। तो हो सकता है ये ड्रोन या फिर उसकी जो एक्सप्लोजिव्स है उसको स्मगल किया गया था और यहाँ अंदर से उसे लॉन्च किया गया। तो इस तरह के अलग अलग दिस थिंग टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड। लेकिन इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट गेम बिकॉज ये एडवर्सरी को तो ये टेररिस्ट जो हमेशा आगे सोचते रहते हैं वो, एंड दे हैव टू बी लकी जस्ट वंस, और सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे कहते हैं दे हैव टू बी लकी एवरी सिंगल टाइम। तो वो हमेशा एक चैलेंज रहता है, एक तरह से एक गेम जो है, वी हैव टू कीप प्लेइंग दिस गेम, बट वी शुड आल्सो नॉट ओवरस्टेट द थ्रेट टू मच कि इसका ये है, बिकॉज आवर थ्रेट्स आर वेरी वेल नोन। ज्यादातर वो कन्वेंशनल थ्रेट्स ही हैं, और इस तरह के जो नॉन कन्वेंशनल वंस इन अ व्हाइल दीस काइंड ऑफ अटैक्स मैनिफेस्ट देमसेल्व्स, एंड यू नो हमें थोड़ा बिजी रखने के लिए, एंगेज करने के लिए, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस। हाँ, मतलब यही सवाल काफी लोगों के मन में था कि अब इसके बाद अब ये प्रश्न पैदा हो गया जम्मू के बाद में कि अब आप इसको रिएक्ट कैसे करेंगे। क्या आप सारे बेसिस पे ड्रोन को एंगेज करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप डिप्लॉय करने के लिए आप रिसर्च शुरू कर दो, फंड शुरू कर दो, आप अपनी एनर्जी अपने रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप इसको फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इसको आपके लिमिटेड और अवेलेबल रिसोर्सेज में आप किसी तरह से एंगेज कर सकते हैं। शिव, सीडीएस और गौरव की बातचीत में से एक और चीज निकल के आई, वो ये थी, सीडीएस ने कहा कि अभी हम ये नहीं जानते हैं कि जिसने भी जम्मू एयरफोर्स बेस को टारगेट किया है उसका इंटेंशन क्या था। क्या वो हमारे किसी एसेट को टारगेट करने के मकसद से आया था, या फिर ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। हम जब इस इंटेंशन को पता कर लेंगे, और अगर इंटेंशन वाकई हमला करने की होती, तो हम एक जवाब देते, जिस जो भाषा है बेफिटिंग रिप्लाई वाली, उसी उसी तरह की बात उन्होंने भी कही थी कि इसका फिर हमारे तरफ से जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अलग होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो एसिमेट्री वाली चीज है कि आप ड्रोन के बदले एक लड़ाकू विमान नहीं भेज सकते हैं बॉर्डर के पास, अगर ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि हम इस तरह से टारगेट किए जा रहे हैं, हम किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है निखिल, क्योंकि अभी भी इस टाइम पर जो कुछ ही दिन चले हैं सिंस द अटैक कि एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी भी कि इस मिशन का मकसद क्या था। कुछ थियोरीज बिल्कुल हैं, 3 थियोरीज तो सामने ही हैं, पहले दिन में ही सामने आए थे। एक तो हो सकता है कि जो राजनीतिक माहौल है जेएनके में, अभी एक पॉलिटिकल पीस प्रोसेस शुरू हुआ है सेंटर और जेएनके के बीच में, शायद उस टाइमिंग का शायद कुछ इम्पोर्टेंस था। कुछ बैक चैनल पीस टॉक्स चले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके वजह से एक रिलेटिवली थोड़ा सा शांति हुआ है ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉजेज अगर आप देखोगे फॉर द मिशन, बिल्कुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रूविंग हो सकता है कि क्या हमने जो ये आर्मामेंट लगा के इस ड्रोन को डिप्लॉय किया है, क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है। उसका जवाब तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि वो सक्सेसफुल हुआ है। दूसरा एक ट्रायल रन हो सकता था कि टेस्ट करना कि इंडियन डिफेंसेस जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उसमें भी जवाब मिल गया है कि कैसे था। एक तीसरा थियोरी ये है निखिल की क्या ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक टेस्ट था कि अगर हम एक ड्रोन ऑफेंसिव ड्रोन अटैक, आइदर सिंगुलर और ट्विन और एक स्वॉर्म ड्रोन अटैक एक स्पेसिफिक जगह पे भेजेंगे, क्या ऐसे हो सकता है कि जो ऑफेंसिव एसेट्स हैं इंडिया के, वो उनका सारा अटेंशन ड्रॉ हो जाएगा उसी जगह पर, और एक्चुअल हमला किसी और जगह में हो सकता है पाकिस्तान की साइड से। थियोरेटिकली मैं बता रहा हूँ कि ये एक, और मैं बहुत सिंपलिस्टिकली बता रहा हूँ, लेकिन एक ये भी एक थ्योरी है कि एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क एक ड्रोन अटैक करो एक जगह में, और एक्चुअल हमला किसी और क्षेत्र में कर लो जब इंडिया का अटेंशन इसी जम्मू या जहां भी है। इंडिया का रिस्पॉन्स जो है, मैंने ये सवाल एक्चुअली
एयर चीफ से पूछा कि आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे एंटी ड्रोन सिस्टम्स में, आपके जो बहुत बहुत कम रिसोर्सेज में आप एंटी ड्रोन सिस्टम्स हर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, हर बिल्डिंग, हर इमारत, हर एयरबेस पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल अनफीजिबल है। वो बहुत महंगा होगा और महंगा है, और वो 100% गारंटी भी नहीं है कि ये डिफेंड करेगा ड्रोन अटैक से। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या इसका एक्चुअल सवाल है प्यूनिटिव या प्रिएम्प्टिव एक्शन पाकिस्तान पर। तो उन्होंने एक्चुअली डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि वो ऑफेंसिव ड्रोन्स भेज रहे हैं हमारे साइड, क्या हम क्यों नहीं भेज सकते उस साइड पे? एक हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हम बिल्कुल भेज सकते हैं आर्म्ड ड्रोन्स, आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स भी हम, आई एम श्योर कि हम रिग करके भेज सकते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि वॉरक्राफ्ट और वॉरफेयर, स्पेशली वो टैक्टिकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है, ऐसे नहीं चलता है कि वो ड्रोन्स भेज रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इंडिया के ऑप्शंस एक बिल्कुल कूल और काम माइंड से कंसिडर करना पड़ेगा। हाउ डू वी preempt such attacks in the future, prevent such attacks in the future, and impose वो cost का जो imposition है अपने दुश्मन में, ताकि वो next time अगर वो सोच रहे हैं कि ऐसे to launch such an attack, they should think twice about it. as basically ये है, क्योंकि मैंने इंडिया में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरर है जो ड्रोन सप्लाई करते हैं आर्म फोर्सेस को, और उन्होंने बताया कि देखो बॉस, ड्रोन्स को रोकना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत लो लेवल पे फ्लाई करते हैं। जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो एक मिडलिंग परसेंटेज का गारंटी दे सकते हैं कि वो डिटेक्ट करेंगे भी। मार गिराना तो एक दूर की बात है। तो इसलिए योर इंटेंशन, और उनके शब्द ये थे, इंग्लिश में बताया कि योर इंटेंशन शुड बी टू एंश्योर दैट नो ड्रोन्स टेक ऑफ अगेंस्ट यू, दे शुड नॉट इवन गेट एयरबॉर्न and headed to your establishments. तो उसके लिए तो आप समझ सकते हो निखिल, इसका मतलब है कि it has to be a much more strategic solution, a preemptive solution. एक punitive action तो बिल्कुल हो सकता है। क्या ये एयर स्ट्राइक्स होगा, क्या एक हायर लेवल ड्रोन स्ट्राइक्स होंगे, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टर्बुलेंस ऑलरेडी हम देख रहे हैं, इसके बीच में अगर इंडिया को कुछ मैसेज भेजना है उस साइड पर, वो सारे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन थियोरेटिकली जो एयर चीफ ने बताया कि ये सब सारे ऑप्शंस है हमारे पास। संदीप, आपकी भी हम टिप्पणी इस पे चाहते हैं। नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ से? नॉन काइनेटिक यानी सॉफ्ट किल ऑप्शन ड्रोन्स को लेके जैसे शिव कह रहे थे। हाँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे एयर चीफ मार्शल ने जो कहा कि काइनेटिक रिस्पॉन्सेस भी हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ेगी और उस सूरत में। मैं समझना चाहता हूँ कि अगर जैसा कि हम कह रहे थे कि ड्रोन के बदले आप लड़ाकू विमान नहीं भेज सकते हैं, आपके पास में किस तरह के ऑप्शंस होते हैं, हम ये समझना चाहते हैं। जब आपके साथ किस तरह की कोई घटना होती है, हाउ डू यू सेंड अ मैसेज? Nikhil, it's a very difficult question, but I'll try and answer. पहले तो एक शिव जो कह रहे थे ड्रोन मैन्युफैक्चरर जो कोट करके, ये बात बिल्कुल सही है कि it is very difficult to detect and track drones, क्योंकि इनकी जो साइज है, उनका जो आकार है, इतनी छोटी है, वो 1/10 of a meter है। उनकी जो क्रॉस सेक्शन रेडार में है, और ये भी है कि आजकल के जो मिलिट्री रेडार्स हैं, they are not tuned to capture such small images. और जो स्पेशलिस्ट ड्रोन रेडार्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडार्स वगैरह, they need an AI assisted software to tell the difference between a drone and a bird या फिर बैट, जो भी हो। It has to have a very high degree of sophistication. इसलिए it's not a very easy thing. और रही बात जो है responses की, this is something that is very difficult, निखिल। अभी I would think कि it will depend on the outcome of the attack. अगर
हो सके, अगर इस फॉर्चुनेटली डिड नॉट हैपन, अगर जम्मू के अटैक में ये जो 2 ड्रोन्स भेजे और बॉम्ब्स के साथ, इफ इट हैड हिट सर्विसमैन, इफ इट हैड किल्ड एयरफोर्स सर्विसमैन, दैट वुड हैव बीन लाइक एन इंडिकेशन, जैसे बिल्कुल पुलवामा में जैसे हुआ था 2019 में, इट वुड बी दैट काइंड ऑफ एन अटैक। देन उसकी जो रेस्पॉन्सेज है प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्सेज होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ इट वाज दिस अटैक वाज सम काइंड ऑफ अ मैसेज, सेंडिंग अ मैसेज, एक वार्निंग शॉट के तौर पे कि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज हैं, हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। उस तरह की एक वार्निंग मैसेज के तौर पे इसे भेजा गया। बट अदरवाइज आई थिंक इफ इट इज अ ड्रोन अटैक, इफ इट कम्स, इफ इट कॉजेस कैजुअलिटीज, इफ अ रेड लाइन अगर वो क्रॉस करते हैं, देन देयर विल बी नो ऑप्शन ऑन इंडिया बट टू रिस्पॉन्ड। वो और रिटेलिएट करने के बहुत सारे हैं, आइदर यू नो वेयर दैट अटैक हैज कम फ्रॉम, या कौन से टेरर ग्रुप ने अटैक किया हो। एंड द अदर इंटरेस्टिंग थिंग निखिल इज, नॉर्मली जो अटैक्स होते हैं, टेरर अटैक्स, वो एलईटी या जैश क्रेडिट क्लेम करते हैं। इस अटैक में आज तक किसी ने क्रेडिट क्लेम नहीं किया, कि किसी ने ओन अप नहीं किया कि हमने किया है, हमारे पास इस तरह के हथियार हैं, हम आपको टेरराइज करेंगे। इस तरह के जो मैसेज है अब तक आए नहीं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक, अनयूजुअल काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे पुलवामा के बाद फौरन एक मैसेज निकाल दिया गया, उस बॉम्बर के वीडियो मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड करके प्ले कर दिया, जिससे हमें पता लग गया कि जैश ने अटैक किया है। और फिर हम जैश के कैंप को अटैक, जाके हम बालाकोट में अटैक किया। इस तरह की डिनायबल अटैक्स अगर हो जाते हैं, तो एक तरह से हमारी जो रिस्पॉन्स है, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट। इसीलिए इट नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंटेलिजेंस। और जैसे शिव कह रहा है, इट इज बेटर टू प्रिवेंट द ड्रोन फ्रॉम बीइंग लॉन्च्ड रादर देन वेट फॉर इट टू बी लॉन्च्ड। और इसीलिए मैं पहले जो कह रहा था कि अराउंड द बेस देयर मस्ट बी एक जनरल सिचुएशनल अवेयरनेस होनी चाहिए। पीपल शुड बी सेंसिटाइज्ड, कि पुलिस वाला देखने चाहिए, या फिर बिल्डिंग वालों को पता होना चाहिए कि देखो ये एक सस्पिशियस व्यक्ति है जो ड्रोन्स फ्लाई कर रहा है यहाँ से, इसके पास परमिशन है, या इस तरह के जो नॉर्मल सतर्कता जो है हमें, वी शुड यू नो हैव दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस। सो दीज आर द अदर रीजन। बट जैसे कि आपका, टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह की कैजुअलिटीज या किस तरह की जो डैमेज वो कॉज कर सकते हैं, उस पे निर्भर रहेगा हमारे जो रिस्पॉन्स है। अब हम चलना चाहते थे अपनी अगली स्टोरी, जो कि इंडिया के मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब हमारी मजबूरी ये है कि जिस दिन ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, उसी दिन इंडिया टुडे की ग्लोबल डिफेंस समिट में 2 विस्फोटक इंटरव्यू हुए हैं टेलीविजन पे लाइव। एक गौरव सावंत का था, जिसमें उनके साथ में सीडीएस बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत, और दूसरा इंटरव्यू शिव अरोड़ा आपने किया है एचएफ के साथ में, जिसमें अगर दोनों इंटरव्यूज आप देख लें तो ये समझ में आती है बात कि एयर चीफ ने वो शायद सीडीएस वाला इंटरव्यू उन्होंने देख लिया था। तो हम बारी बारी से उन चीजों पे बात करना ही चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं शिव आपसे ही चाहता हूँ, क्योंकि आप एयर चीफ से बात कर रहे थे। जब वो बात आई सपोर्ट आर्म वाली, जिसको बहुत अच्छे से नहीं लिया गया है, सब तरफ जितना सोशल मीडिया है वो गूंज रहा है उस चीज से। एयर मार्शल ने, एयर चीफ ने उसको ज्यादा नहीं खींचा, उन्होंने एक क्विक रिस्पॉन्स दिया कि वो इस चीज से अग्री नहीं करते हैं। जब मैंने दोनों इंटरव्यूज देखे तो मुझे सीडीएस का इंटरव्यू देख के लगा कि ये काफी कैंडिड होके जो वो सोचते हैं वो कहने में विश्वास रखते हैं। एयर चीफ काफी रिजर्व थे। इसके पीछे आपको किस तरह का विचार नजर आता है? क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमारे पास पहले से उपलब्ध है, मीडिया रिपोर्ट्स में छप चुका है कि थिएटराइजेशन को लेके कहाँ नहीं बन रही है और किन लोगों के बीच नहीं बन रही है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? निखिल, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है कि एयर चीफ काफी रिजर्व थे, उनके कमेंट्स काफी ब्रीफ थे इस इशू पे। और मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि एक काफी टर्ब्यूलेंट टाइम है, और जो क्रॉस फायर हो रहा है और टर्फ वॉर जो हो रहा है सर्विसेज चीफ्स के बीच में, वो काफी अग्रेसिव हुआ है लास्ट फ्यू वीक्स में। संदीप ने भी इसके बारे में लिखा है, एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखा है इंडिया टुडे मैगजीन में, जो एक्सप्लेन करता है कि ये थिएटराइजेशन का मामला कैसे ऐसे स्लो हो गया है। क्योंकि इट इज बीइंग बिल्ड, निखिल, जैसे आप जानते हैं कि as the biggest Indian military reform since independence and probably even before independence, तो ये एक बहुत अहम रिफॉर्म है। और ये तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि सरकार जो है
वो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। कुछ ड्यू प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड रिफॉर्म है, और इसलिए कमिटीज हैं, काफी इंटर सर्विसेज कंसल्टेशंस हो रहे हैं। लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कि नेवी और आर्मी बिल्कुल सहमत हैं इस थिएटराइजेशन प्रपोजल में, लेकिन एयरफोर्स अड़िग है कि ये एक अगर इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करोगे तो गलत रहेगा, और हम इससे सहमत नहीं हैं। ये एक अगर बहुत सिंपलिस्टिकली बताऊंगा तो ये एक पर्सपेक्टिव है। और ऐसे ही मैंने सवाल किया था एयर चीफ को, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है, कि हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है कि हम डिसएग्री करते हैं या हम अपोज करते हैं थिएटराइजेशन को, लेकिन जो जो और मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं एयर चीफ का, उनका मीनिंग ये था निखिल कि जो अभी जो फॉर्मूला है, जो प्रपोज हो रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लेवल से, उससे एयरफोर्स बिल्कुल सहमत नहीं है। वो काफी पोलाइटली बताया, लेकिन ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, ये काफी अग्रेसिव हैं, और इसलिए ये काफी डिले हुआ है निखिल। वो जो कमेंट था चीफ ऑफ डिफेंस का ऑन एयरफोर्स बीइंग अ सपोर्ट आर्म और सपोर्टिंग द फाइटिंग फोर्सेस, ये एक बम जैसा था निखिल। ये कमेंट इट हैज सेट फायर टू द फौजी ग्रुप्स। सारे जो वेटरन कम्युनिटी है और सर्विंग कम्युनिटी है, इस कमेंट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो ये एक पूरा एक हॉट पोटैटो टॉकिंग पॉइंट बन गया है आज का। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि सीडीएस को ऐसे डायरेक्टली या एग्रेसिवली नहीं बोलना चाहिए था। और कुछ लोग बोलते हैं कि इशू इतना डिले हो गया है और स्टॉल हो गया है कि शायद यही एक वजह है, यही एक what do you call it, this is the only way to take the issue forward is to ऐसे अग्रेसिवली पुश करना। तो काफी पोलराइजिंग इशू ऑलरेडी है। और संदीप के अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो वो जो डिविजन्स हैं वो साफ दिखाई देता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बताया निखिल कि वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने एंगेज नहीं किया उस रिमार्क पे। जी, बहुत लोग देखते हैं कि ये एक बहुत अनएक्सेप्टेबल या एक पर्सनल कमेंट था। आप कैसे बोल सकते हो कि एयरफोर्स एक सपोर्ट आर्म है या एरियल आर्टिलरी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये एक सेंटिमेंट हो गया है कि आप कैसे बोल सकते हो कि एक परसेप्शन ऑलरेडी बन गया है कि ये थिएटराइजेशन एयरफोर्स को डाइल्यूट करेगा और थोड़ा सबऑर्डिनेट कर देगा इस एंटायर प्रोसेस में। और जो सीडीएस का जो टिप्पणी था आज की, एक सपोर्ट आर्म है, वो बहुत लोगों के मन में वो साबित कर दिया है, वो प्रूव कर दिया है कि हाँ, यही मकसद है एयरफोर्स को छोटा बनाना, उसको थोड़ा डिसएम्पावर करना, उसको थोड़ा डाइल्यूट करना। वो एक ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली मकसद है, लेकिन वो बहुत लोगों के मन में वो एक इमोटिव प्रूफ बन गया है। और जी, तो आई थिंक हाँ, तो एयर चीफ ने जैसे आपने देखा कि वो काफी एंगेज नहीं किया उसमें। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हम सपोर्ट आर्म नहीं है, हम इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस में हम शामिल हैं। हम एयर पावर की महत्व का प्रूफ बहुत ऑपरेशंस में हुई है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉलिंग इट सपोर्ट आर्म। तो इस टक्कर के ऊपर मैं समझता हूं कि काफी फॉल आउट होगा इन द वीक्स एंड डेज अहेड निखिल। चलिए, किसके मन की बात किसको बुरी लगी इससे अब एक और मतलब जिसको कहते हैं स्पेकुलेशन के टेरिटरी में जाते हैं, और उसके लिए संदीप हम आपके पास आना चाहते हैं। हमने पिछले बार आपसे एक सवाल किया था कि अगर पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी को छोड़ के किसी बाकी दो फोर्सेस से हो जाता तो ये कम कंट्रोवर्शियल होता क्या? आपने उसका जवाब दिया था। अब इसी चीज को लोग दूसरे तरह से घुमा के पूछ रहे हैं कि आपने जब थिएटराइजेशन की बात की, जब सरकार ने बात की, तो आप उसमें कह रहे हो कि हम नॉर्दर्न कमांड को नहीं रखेंगे उसके अंदर, जो कि आर्मी की कमांड है और जो कि सबसे सेंसिटिव, सबसे एक्टिव है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि अगर कल को एयरफोर्स से कहे कि हमारा भी वेस्टर्न एयर कमांड बहुत बिजी रहता है, हम भी पाकिस्तान को फेस करते हैं,
तो आप हमको भी छोड़ दीजिए। ईस्टर्न नेवल कमांड अगर कहे कि हमको कारवार में नया बेस बनाना है, आप हमको छोड़ दीजिए क्योंकि हम बहुत क्रिटिकल चीजों में लगे हैं। क्या इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि नॉर्दर्न कमांड को न लेकर के आर्मी, जो चीज कही जा रही है आर्मी के बारे में कि आप स्पेयर हेड कर रहे हो टेररिटाइजेशन, लेकिन वो आपके हिसाब से आपकी कन्वीनियंस पे हो रहा है, क्या आप इस असेसमेंट से अग्री करेंगे या फिर इसकी एक वाजिब इसका कारण है नॉर्दर्न कमांड को न रखने का? निखिल, मैं एक्चुअली ये सवाल मैंने पूछा था ये जनरल रावत से, और उनका भी ये कहना है कि नॉर्दर्न जो कमांड है बहुत ही सेंसिटिव कमांड है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इट फेसेस बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, और दोनों तरफ राइट नाउ देयर इज एन इशू, एलओसी पे भी है और एलएसी पे भी है। तो इसलिए दे डिड नॉट वांट टू डिसरप्ट दिस, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बना के रखा है वहां पे, वो ऐसा कदापि नहीं चाहते कि कुछ ऐसे करके वो उनकी जो फोकस है उससे हटा ले। दे वांट द 15 and 16 कोर टू बी लुकिंग वेस्ट, एंड दे वांट 14 कोर टू बी लुकिंग ईस्ट या नॉर्थ। तो इसलिए दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट विल डिसरप्ट दिस कमांड। इसीलिए उन्होंने बहुत साफ तौर पे उन्होंने कहा कि वी हैव केप्ट इट आउट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन, और ये नहीं कि इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। और उन्होंने भी ये कहा कि मोस्ट लाइकली ये सारे जो थिएटर्स, 4 या 5 थिएटर्स बनने के बाद, इफ द सिचुएशन परमिट्स, देन द नॉर्दर्न थिएटर कमांड विल आल्सो कम अप। और उनका ये भी कहना है कि इट विल बी मोस्ट लाइकली इन लखनऊ। तो वो एक एरिया यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड आई थिंक टू एन एक्सटेंट वो करेक्ट है, क्योंकि Jammu and Kashmir is a very sensitive theater. It is very different from the rest of the country. It is not Western theater, या it's not like the Navy's Karwar command, क्योंकि यहाँ पर you have live borders, यहाँ disputed borders हैं, you have troops आमने सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं कि it is an international border and everything is you know hunky dory। यहाँ पे it is a live situation। इसलिए I think they are very right in saying that we should keep it for a later date। अभी इससे टाइम पर नहीं करते हैं, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर there could be some issues that you know people can you know lose focus। that is the main issue। और रही बात जो है, जो डिबेट की जो बात चल रही है, I want to very quickly make this point about ये entire reform process जो है निखिल, हमें समझना चाहिए it is a political process जो डिसीजन मेकिंग का है। इसमें मिलिट्री का कुछ हाथ नहीं है। लेफ्ट टू इट्स ओन, मिलिट्री वुड सेड कि हमें नहीं चाहिए, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं हमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं चाहिए, एयरफोर्स कह रही थी हमें थिएटर्स नहीं चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये समझा कि ये देश के लिए बहुत जरूरी है। काफी साल से हम इसे डिबेट कर रहे हैं, 20 साल से कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद। हालांकि उन्होंने थिएटर्स की बात नहीं की, लेकिन दे हैव सेड दे नीडेड मोर कोऑर्डिनेशन। अब आते हैं 2016 में, जब शेखरकर कमेटी ने रेकमेंड किया, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा हमें सीडीएस चाहिए और थिएटर्स भी चाहिए। So it is a decision that is taken by the political leadership। और इससे अब whatever happens now, जो भी debates चल रहे हैं, there will not be any going back। जहां तक कि मेरी समझ है कि it is the ship has sailed। कि अब इस पे कुछ maximum अगर कुछ adjustment करेंगे तो maybe the Air Force will be given maybe one extra theater to command। इस तरह की जो है, this kind of a thing will be done। But the larger plan of 2021, 22, 23, वो rollout plan will go out as planned। और the other point, Nikhil, is that कि इस तरह के जो debates हैं in the public, it's a very bad thing। It should not happen। You know, whether it is CDS saying one thing about another service or this other service being forced to defend that, these kind of debates should not come out in public। It doesn't look good। और यहाँ I think it is really important for the political class, जैसे रक्षा मंत्री है या Prime Minister, they should come forward and call the chiefs and get them to talk among themselves। And this kind of a discussion should go between closed doors। And इस तरह के change जो है, it's a very serious change, निखिल। ये it is the biggest change in India's military since independence। Last 74 years में इस तरह के हमने change देखा नहीं। It's a very deep surgery जो करने जा रहे हैं वो। तो इस सर्जरी से पहले और उसके बाद देयर इज अ रिक्वायरमेंट, जैसे आप एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद देयर इज अ पोस्ट रिकवरी केयर। दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी यू नो केप्ट इन माइंड जब आप इसे चेंज करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर वक्त देयर शुड बी अ पॉलिटिकल गाइडेंस या काउंसलिंग, कि अगर दो सर्विसेज आपस में लड़ रहे हैं, देयर डिसएग्रीमेंट्स, द पॉलिटिशियंस शुड
step in and solve their differences. So I think that is very important. आप डिफरेंसेस और पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे संदीप, एक छोटी टिप्पणी हम और चाहते हैं, क्योंकि ये बात दरअसल मैं गॉसिप को नहीं प्रमोट करना चाहता, लेकिन ये बातें हो रही हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विद इन आर्मी एक थॉट है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उस सॉर्ट ऑफ ग्रुप के पास जो काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे लगे हुए हैं, और वो काफी स्वे करते हैं आर्मी के डिसीजंस को, और कहा जा रहा है कि उनकी वजह से नॉर्दर्न कमांड बाहर है। इसलिए हमने ये सवाल आपके सामने रखा था। क्या आप इस तरह के लाइन ऑफ थॉट से एग्री करते हैं? Well, Nikhil, I'm not getting into the specifics of this thing, but I mean, जैसे मैंने कहा है पहले कि it is not only about counter insurgency, उसके बहुत सारे dimensions है जम्मू एंड कश्मीर में. It is beyond that. There is a political process that is going on there. They have recently जो restart किया उन्होंने, आप गुपकार लीडर्स को बुला के आपने डायलॉग शुरू किया है, आगे चल के वहां पे इलेक्शंस कर रहे हैं. तो इट इज इन अ वेरी सेंसिटिव. जम्मू एंड कश्मीर आईसीयू में है इस वक्त. इट इज सिंस 2019 से आईसीयू में है, और इट्स अ वेरी गुड थिंग नॉट टू डू एनीथिंग दैट विल डिस्टर्ब द थिंग, वेदर इट इज टू पुल आउट द आर्मी और टू ब्रिंग इन मोर फोर्स. इस तरह के जो चेंजेस है, यू शुड डू इट आफ्टर द होल थिंग इज सेटल्ड. मतलब आइदर द इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस and elected government has come into office, उसके बाद you can think about this. तो इस वक्त जो है स्थिति बहुत नाजुक है. It's going through a very it is not only about counter insurgency, that is only one aspect of that. बहुत सारे ऐसे elements हैं which are all interconnected. So it's a good idea not to do anything now that will disturb this equilibrium. शिव, आपको क्या लगता है? Can you repeat that, Nikhil? Sorry. एक्चुअली हम संदीप से हमने दोनों चीजों पे टिप्पणी ली. हमने पहला सवाल संदीप के लिए ये रखा था कि नॉर्दर्न कमांड को जो आपने बाहर रखा है उसको लेके काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अगर आपका कोई क्रिटिकल कंपोनेंट बाहर रह सकता है तो बाकी दो सर्विसेज का कोई क्रिटिकल कंपोनेंट बाहर रह सकता है क्या? वन. दूसरा, सपोजिटली आर्मी के इस डिसीजन के पीछे ये पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ जो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म थॉट है उसका बहुत ज्यादा रोल रह गया है, इस वजह से आपने ये किया है. उसके ऊपर संदीप अपनी टिप्पणी दे चुके हैं. आप क्या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं उस बारे में? मैं सिर्फ एक, सिंस संदीप ने जो बताया, that should be the last word on that aspect of it, and I agree with him completely on that. लेकिन मुझे काफी हंसी आती है जब मैंने ये कमेंट पढ़ा कि नॉर्दर्न कमांड इज नॉट गोइंग टू बी टच्ड बिकॉज वो आप लाइटली नहीं ले सकते हो. क्या इसका मतलब है कि बाकी सारे कमांड्स हैं या बाकी सारे थिएटर कमांड्स हैं आप थोड़ा लाइटली ले सकते हो या रिलेटिवली लाइटली ले सकते हो? क्या ये है इन्फ्रेंस उस कमेंट का? तो मेरा सिर्फ वो, दैट इज माय ओनली ऑब्जर्वेशन ऑन दैट, निखिल. और वो एक प्रूफ करता है कि काफी अभी भी काम होगा इस फॉर्मूला को फाइन ट्यून करने में. और जो आज हमने देखा है दोनों इंटरव्यूज में, एट द हाईएस्ट लेवल्स काफी एग्रेसिव डिसएग्रीमेंट्स हैं. तो जो भी आप फॉर्मूला के बारे में बताओगे कि वेदर इट इज काउंटर इंसर्जेंसी एंड द आर्मीज रिक्वायरमेंट्स या नॉर्दर्न कमांड को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, तो वो इस थिएटराइजेशन प्रोसेस के बाहर है. ये सारा जो है, आई थिंक इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. बहुत सारा फाइन ट्यूनिंग होगा, बट एज संदीप सेड, रिफॉर्म तो ये तो पॉलिटिकल डायरेक्टिव से एक इम्पल्स है कि ये करना पड़ेगा, और एक मॉडर्न मिलिट्री होने के लिए थिएटराइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल हो जाएगा. चलिए, ऑन दैट नोट रखवाले का ये एपिसोड अभी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. आप दोनों की बातें सुनकर मुझे इस विषय के बारे में मेरी समझ यहाँ तक के बनी है कि हम एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर से डील कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू एयरफोर्स बेस पे हुआ हमला हो, चाहे वो थिएटराइजेशन हो, और उस पे जो पब्लिक कमेंट्री है उसको लेकर के हर किसी को, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सर्विस के लोग हों, चाहे वो वेटरन्स हो, उन्हें थोड़ा सेंसिटिव होके अपनी राय बनानी और रखनी चाहिए. इस नोट पे हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं. खास शुक्रिया संदीप का है, क्योंकि संदीप ने एक ऐसे टाइम पर रिकॉर्डिंग के लिए हाँ भरी है जो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं था. थैंक यू. हम आप दोनों से मिलेंगे अगले हफ्ते. रखवाले की टीम हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा आसान बनाने की भी कोशिश करेगी टाइम वाइज, और आपसे अगली बार मुलाकात होगी और हमारे दर्शकों से भी. थैंक यू.